नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। दिन दहाड़े लूट के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। सेंट्रल बैंक के सामने हुई थी लूट की घटना। LIC अधिकारी से 3 लाख रुपए की हुई थी लूट। पूर्व मंत्री लिखेराम कावरे की मनाई गई 23वीं पुण्यतिथि। गिरनापुर स्थित समाधि स्थल पर हुआ आयोजन। कांग्रेस सहित भाजपा के नेता रहे कार्यक्रम में उपस्थित। पूर्व मंत्री के कार्यों और जनसेवा को किया गया याद। जिले के विद्यार्थियों ने किया विश्वविद्यालय का घेराव। विद्यार्थियों ने मांगों को पूरा करने की लगाई गुहार। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। ओबीसी महासभा के बैनर तले सौंपा गया ज्ञापन। 15 दिसंबर से प्रदेश सहित जिले में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 16 दिसंबर को दूसरे दिन भी जारी रही। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी राज्य शासन का कर्मचारी घोषित कर नियमितीकरण करने, 2018 में संविदा कर्मचारियों को 90% वेतन राशि देने की नीति का पालन करवाने और अप्रेजल एवं पद समाप्ति से बाहर किए गए साथी कर्मचारियों को पुनः बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि विगत 15 वर्षों से वह कार्य कर रहे हैं और लंबे समय से नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर समय समय पर शासन का ध्यान आकर्षण करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरीवश उन्हें हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ा। मैहर के CSP में पदस्थ आयुष डॉक्टर भारती ठाकरे ने कहा कि नियमित और संविदा में नौकरी होने पर जो भेदभाव और व्यवहार होता है उसे हम लंबे समय से सहन कर रहे हैं। हमारे परिवार की कोई सुरक्षा नहीं है। लगता है कि हम बंधुआ मजदूर के रूप में ठेकेदार के हाथों कार्य कर रहे हैं। हमारी सिर्फ कहते 2 सूची मांगे हैं। एक है कि हमें इतने सालों से कहते जो जैसे 15 साल हो गए थे हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको जल्द से जल्द नियमितीकरण दिया जाए। और दूसरी मांग है कि जो सपोर्ट स्टाफ है कुछ बहाल हो गए थे, कहते उनको जल्द से जल्द NHM ऑफिस में अंदर लिया जाए। जी, अभी उच्च अधिकारी हो या किसी मंत्री विधायक से आपकी भेंट हुई है, आपकी मांग वगैरह रखे? हम कहते हैं 7 तारीख से हमारा कहते आंदोलन लगातार चल रहा है। उस बीच में हम सबको अवगत कराते जा रहे हैं, कहते हैं पूरे सभी को ज्ञापन दे रहे हैं। और इससे पहले भी कहते बीच में हमारे कहते 2 महीने 3 महीने में लगातार NHM ऑफिस में MD मैडम से भी चर्चाएं होती रही हैं और सभी मंत्री जितने भी हम उनको कहते पहले अवगत कराएं। उसके बाद हमारे लास्ट कहते चारा यही बचा है कि अब हम कहते हैं हड़ताल पे आ गए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी राजाराम चक्रवर्ती ने बताया कि जिले के सभी 831 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे जिले के प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लग गया है। मजबूरीवश हमें हड़ताल पर जाना पड़ा है। यदि सरकार हमारी नियमितीकरण 90% वेतन राशि की नीति, अप्रेजल एवं पद समाप्ति के नाम पर निकाले गए साथी कर्मचारियों को बहाल कर देती है तो हमें हड़ताल पर जाने नहीं पड़ता। यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय संगठन के संयुक्त समन्वय से विधानसभा और CM हाउस का घेराव किया जाएगा। हम इस हड़ताल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे थे, किंतु हमारी कुछ ऐसी अड़चनें हैं कि शासन हमारी बात कोई सुनी नहीं रही है। इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ पे दूसरे दिन हड़ताल के लिए एकत्रित हुए हैं और सिंपल एक छोटी सी मांग को लेकर है कि हमको राज्य शासन के कर्मचारी घोषित करते हुए नियमितीकरण करें। इसके अलावा और कौन सी प्रमुख मांगे हैं? इसके अलावा हमारे वर्ष 2017 में जिन साथियों को अप्रेजल के नाम से बाहर निकाल दिया गया है या कैडर समाप्ति को लेकर बाहर किया गया है, ऐसे समस्त संविदा कर्मचारी जो अभी बाहर हैं उनको पुनः विभाग में वापसी करने के लिए हमने एक मांग रखी हुई है। ये प्रदेश स्तरीय हड़ताल है? जी, आज ये प्रदेश स्तरीय हड़ताल है। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में हड़ताल कल से प्रारंभ कर दी। अगर शासन मांगों पर विचार ना करे तो फिर आगे का क्या कदम होगा? ये हमारा आंदोलन जो है और भी उग्र होगा। अभी हम जिला स्तर पर बैठकर हड़ताल कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा का घेराव, CM हाउस का घेराव भी किया जाएगा। ये सारे जो फैसले हैं हमारे जिला स्तर एवं राज्य स्तरीय कोर कमेटी के द्वारा जैसे निर्णय लिए जाएंगे, हम लोग आगे उसी पर काम करेंगे। प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री रहे लिखेराम कावरे की 24वीं पुण्यतिथि 16 दिसंबर को उनके समाधि स्थल पर मनाई गई। इस अवसर पर कावरे चौक स्थित उनके समाधि स्थल पर परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में प्रदेश सहित जिले के नागरिक उपस्थित हुए, जहां सभी ने उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही।
विदित हो कि किरनापुर क्षेत्र की पूर्व विधायक पुष्पलता कावरे के पति एवं मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना कावरे के पिता लिखिराम कावरे की 16 दिसंबर 1999 को नक्सलियों ने उनके गृहग्राम सोनपुरी में नृशंस हत्या कर दी थी, जिसके बाद से प्रतिवर्ष लिखिराम कावरे के परिजन समाधि स्थल पर पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिजनों ने समाधि स्थल पर उनके तैलचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लिखिराम कावरे की 23वीं पुण्यतिथि पर किरनापुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की। इस दौरान दलगत भावनाओं को भूलकर कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी एक साथ दिखाई दिए, जिन्होंने पूर्व मंत्री लिखिराम कावरे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, खनिज विकास निगम अध्यक्ष एवं वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल, बैहर विधायक संजय उइके, कटंगी विधायक टामलाल सहारे, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व विधायक मधु भगत, लांजी जनपद उपाध्यक्ष अजय अवसरे, किरनापुर जनपद अध्यक्ष राणा कल्याण सिंह, भुवन भाऊ राहंगडाले सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आम जनता उपस्थित थे। आयोजित किए गए कार्यक्रम में पूर्व मंत्री लिखिराम कावरे के मित्र, सहपाठी और उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। बता दें कि दृढ़ निश्चय के साथ सक्रिय रहते हुए कर्मठ एवं ऊर्जावान जनप्रतिनिधि के रूप में एक अलग पहचान बनाने वाले लिखिराम कावरे के नाम अनेक उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। किरनापुर के एक छोटे से गांव सोनपुरी में सामान्य कृषक परिवार में 15 सितंबर 1957 को जन्मे लिखिराम कावरे ने समाज सेवा के साथ ही देश सेवा करने का संकल्प लेते हुए राजनीति में प्रवेश किया। कर्मचारी से लेकर राजनीति के शिखर तक उनका सामान्य जीवन अनेक उतार चढ़ाव के साथ ही सुख दुख के अनुभव से भरा रहा। किरनापुर से विधायक बनने के उपरांत वे तत्कालीन प्रदेश सरकार में सर्वप्रथम वन मंत्री, इसके उपरांत आबकारी तथा परिवहन मंत्री के रूप में अपने दायित्व को निभाते हुए अपने संपूर्ण कार्यकाल में प्रदेश को विकास की ओर ले जाने जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रयासरत रहे। राजनीति में रुचि के चलते 80 के दशक में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 1985 में विधानसभा किरनापुर से भाग्य आजमाने कावरे विधानसभा चुनाव में उतर पड़े, लेकिन उन्हें अपने प्रथम चुनाव में सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर अगली बार 5 वर्ष बाद चुनाव में उनके जनाधार का ही परिणाम था कि वर्ष 1990 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव में अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने जो उन पर विश्वास जताया था उस पर वे खरे उतरते हुए 1990 के चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए कांग्रेस का परचम लहरा दिया और यहां से उनकी एक लंबी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। विधानसभा किरनापुर से निरंतर 3 बार जीत दर्ज करते हुए किरनापुर सीट पर जीत की हैट्रिक बना दी और उन्होंने राजनीति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जिले को वह सब देने का प्रयास किया जिनकी जनता अपेक्षा करती थी। जिले में जिस तरह से चोर लोगों की गाढ़ी कमाई और धन को चुराकर भाग रहे हैं, उससे लगता है कि जिले में पुलिस से ज्यादा चोर सक्रियता बनाए हुए हैं। चोरों में पुलिस का डर हो ऐसा इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि चोर अब रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में ही चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। खासकर वारासिवनी थाना अंतर्गत चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं से हर कोई चिंतित और भयभीत है और पुलिस सांप जाने के बाद लाठी पीटने की कहावत को चरितार्थ कर रही है। 16 दिसंबर को दिन दहाड़े कायदी निवासी किराना व्यवसायी मोहम्मद आसिफ कुरैशी के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर हजारों रुपये के नगद रकम सहित लाखों रुपये के जेवरात चुराकर फरार हो गए, जिसकी जानकारी के बाद वारासिवनी पुलिस ने डाग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। हालांकि बढ़ती चोरियों के सवालों से घिरी पुलिस इस मामले में कुछ बोलने को तैयार दिखाई नहीं दी। हालांकि अनौपचारिक चर्चा में पुलिस का वही रटा रटाया जवाब, जल्द ही चोरों का पता लगा लिया जाएगा। पीड़ित किराना व्यवसायी आसिफ कुरैशी ने बताया कि पत्नी छिंदवाड़ा में शिक्षक है, जबकि वह यहां बच्चों के साथ रहते हैं। सुबह बच्चे स्कूल और वह दोपहर लगभग 1 बजे नमाज के लिए घर में ताला डालकर चले गए थे। दोपहर लगभग 2 बजे स्कूल से बच्चे घर लौटे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है, जिसकी जानकारी उन्होंने मुझे दी। जिसके बाद वह आनन फानन में घर पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और अंदर कमरे से चोरों ने घर में रखी नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया था।
पीड़ित व्यापारी आसिफ कुरैशी की माने तो घर में लगभग 90,000 रुपये नकद और लगभग 13 तोला सोना चोर चुरा ले गए हैं, जिसमें 2 तोले का रानी हार, 2.5 तोले का हार, 2 तोले का मंगलसूत्र, 2 सोने के सिक्के, 1 तोला सोने के लॉकेट, 1 तोले की चैन, 3 सोने की अंगूठी, 1 नग टॉप्स और 3 नग सोने के कान के जेवर सहित पायल है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन जिस तरह से चोरियों की वारदात लगातार बढ़ रही है उससे लोगों में पुलिस की सुरक्षा से ज़्यादा चोरों की चिंता है। 1 बजे नमाज घर से निकला, ताला वाला लगा के गया था बकायदा, और उसके बाद में नमाज पढ़ के भाभी जान ड्यूटी पे छिंदवाड़े में। तो आप बच्चों के साथ रहते हैं? बच्चों के साथ में रहता हूँ, और बच्चे जाते बस से उतरे 2 बजे बच्चे, तो उनने मेरे को फ़ोन किए पापा दरवाज़ा खुला है। तो मैं भगते हुए आया, दरवाज़ा खुला है, जब ताला को हाथ लगाया तो टूटा हुआ था। मतलब होता है कि मैंने दरवाज़ा खुला रख दिया होगा धोखे से, तो दरवाज़ा खुला नहीं था, ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर देखे क्या? अंदर देखे तो मैंने झाँक के देखा तो पूरी चीज़ें, जेवर से लेकर पैसे से लेकर पूरी चीज़ गायब थी। और करीब कितने जेवर गायब हुए होंगे? सर 4 तो रानी हार थे और 2 सेंट्रल बैंक के सिक्के थे, और सोने के सर, सोने के सेंट्रल बैंक के सिक्के सोने के सर, सेंट्रल बैंक के सिक्के थे 2, और क्या बोलते जो अभी हार ली थी उनने, रानी हार के अलावा जो रहते हैं लेडीज़ों के हार वो थे सर, और बच्चों के क्या बोलते छल्ले थे, मेरे 2 छल्ले थे। लगभग कितने तोला सोना रहा होगी? और सोना चांदी टोटल कितना रहा? टोटल कितना गया है, नुकसान कितना हुआ? सर इसकी मम्मी बता सकती है, अब उसके पास। अच्छा, नकदी तो वो अभी मौजूद नहीं है? मम्मी नहीं, ड्यूटी पे छिंदवाड़े में सर निकल गई है, वो चुनी पहुँच गई हूँ बोले। नकदी कितने रुपए? तो आज ही हुई है, मतलब आज ही गई है? जी आज ही। हाँ आज नहीं गई है सर, ड्यूटी में से वो हफ्ते में अभी आती है, हफ्ते में। जिले के कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री लेखराम कावरे की 16 दिसंबर को पुण्यतिथि पर युवा नेता प्रशांत मोहारे के नेतृत्व में जरूरतमंदों के लिए 25 यूनिट रक्तदान किया। जिला चिकित्सालय में अपने जनप्रिय नेता लेखराम कावरे की पुण्यतिथि पर युवा नेता प्रशांत मोहारे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा साथी जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। युवा नेता प्रशांत मोहारे ने बताया कि लेखराम कावरे ने जिस पृष्ठभूमि से न केवल राजनीति के उच्चतम शिखर पर पहुंचे बल्कि जिले के जनप्रिय नेता भी बने, जिन्हें आज भी युवा अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानता है। ऐसी छवि जैसा नेता न पैदा हुआ है और न पैदा होगा। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके राजनीति में सिखाए गए सिद्धांत और मार्ग हम सब का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। माओवादियों ने प्रदेश के कद्दावर नेता का खून बहाया और हमने आज जरूरतमंदों के लिए खून का दान किया। उन्होंने कहा कि लेखराम कावरे जैसे जनप्रिय नेता कभी मरते नहीं, बल्कि वह लोगों के दिलों में जीवित रहकर लोगों को नवनिर्माण की प्रेरणा देते हैं। जिला चिकित्सालय बालाहाट में सभी युवा रक्तदान करने यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि ज्ञात हो कि आज 16 दिसंबर है और आज स्वर्गीय लेखराम कावरे जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है जिले में। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम सभी युवाओं ने, भरमौली क्षेत्र के सभी युवाओं ने ठाना है कि जिस तरह माओवादियों ने उनको कत्ल किया था और उनका रक्त बहाया था, क्योंकि वो बालाहाट ज़िले की एक अलग पहचान थी, जिन्होंने बालाहाट ज़िले को एक नई दिशा दिया था। आज उसी के उपलक्ष्य में सभी युवा रक्त देकर सामाजिक रूप से एक सेवा करना चाहते हैं और स्वर्गीय लेखराम कावरे जी जो थे उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। इससे पूर्व युवा नेता प्रशांत मोहारे के नेतृत्व में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में युवा साथियों से लेखराम कावरे का पुण्य स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर जिला चिकित्सालय में रक्तदान किया। इस दौरान पन्नालाल कुतराहे, पूर्व सरपंच कुलदीप निकोसे, नितिन शिवहरे, गणेश बनोटे, मिट्ठन नकपुरे, ललित नकपुरे, त्रिलोक सुलाखे, बाबुल नागवंशी, गुड्डा गेडाम, ललित दीपक मोहारे, कुलदीप सोनगढ़े, उदय, मनीष कुतराहे, सोविन नकपुरे सहित अन्य युवा साथी उपस्थित थे। झारखंड प्रदेश के गिरिडीह में स्थित 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज की स्वतंत्र पहचान, पवित्रता और संरक्षण की मांग को लेकर विश्व जैन संगठन के आह्वान पर देशव्यापी श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन की कड़ी में वारासिवनी मुख्यालय में सकल जैन समाज ने दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के बैनर तले रैली निकाली और महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम वारासिवनी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जैन समाज का कहना है कि पारसनाथ पर्वतराज को वन्यजीव अभयारण्य, पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान एवं पर्यटन मास्टर प्लान में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए।
सरकार ने बिना जैन समाज की सहमति के इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग और तीर्थ माना जाता है लिखकर तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान और पवित्रता को नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए। पारसनाथ पर्वतराज और मधुबन को मांस मदिरा बिक्री से मुक्त कर पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित कर पर्वतराज के बंदा मार्ग को अतिक्रमण, वाहन संचालन एवं अभक्ष्य सामग्री बिक्री मुक्त कर यात्री पंजीकरण, सामान जांच के लिए सीआरपीएफ एवं स्कैनर, सीसीटीवी कैमरे सहित 2 चेक पोस्ट और चिकित्सा सुविधा सहित बनाकर पर्वतराज से पेड़ों की अवैध कटाई, पत्थरों का अवैध खनन और महुआ के लिए लगाई जाने वाली आग पर प्रतिबंध लगाएं ताकि तीर्थ स्थल की पवित्रता बनी रहे। हमारा जो सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र है जैनियों का, उसे सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, जो हम सभी जैनियों के लिए बहुत दुख का विषय है। हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे, तो इसके विरोध में हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं और मैडम को ज्ञापन दिया है। हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। क्या मांगा है आप लोगों की? हम लोग इसको जैन पवित्र स्थल ही रहने देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी वहाँ पे मांस मदिरा आदि पी के, जूते चप्पल आदि पहन के वहाँ पे चढ़े। उन्होंने कहा कि 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली होने के कारण श्री सम्मेद शिखर जी का कण कण जैन के लिए पूजनीय और वंदनीय है, जिसे केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित करने को लेकर कई बार विश्व जैन संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन जैन समाज की मांगों पर आज तक कार्यवाही नहीं की गई। यही अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ घोर अन्याय है, जिससे जैन समाज में नाराजगी और आक्रोश का भाव है। आज हमारे सकल जैन समाज का सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी, जो कि झारखंड में स्थित है, वहाँ पर केंद्र सरकार पर्यटन मंत्रालय ने उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिसके कारण वहाँ शराब एवं मांस का सेवन प्रचलन शुरू हो गया है। इसी बात को निषेधित करने के लिए कि उसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। पवित्र क्षेत्र घोषित करने के साथ में मांस मदिरा के सेवन की वहाँ पे निषेधाज्ञा जारी की जाए, इस बात की मांग लेकर सकल जैन समाज पूरे भारतवर्ष में सभी विभागों को ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। वारासिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में इन दिनों बाघ द्वारा वन्य प्राणियों सहित ग्रामों में पहुंचकर अन्य मवेशियों के शिकार किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 15 दिसंबर की रात्रि पुनः बाघ द्वारा ग्राम साउंगी में बकरी का शिकार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद ग्रामीण काफी खौफजदा हैं। ग्राम पंचायत साउंगी में बाघ का शिकार करने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों पूर्व ही बाघ में साउंगी निवासी कम्मूलाल कावरी की गाय पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं पिछले कुछ महीनों से ग्रामीण इलाकों में बाघ द्वारा गाय बकरी का लगातार शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। गुरुवार की रात बाघ ने ग्राम साउंगी के गोंडीटोला निवासी बारेलाल उइके के घर के कोठे में बंधी बकरी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं कुत्तों से चिल्लाने में बाघ बकरी को छोड़कर पेड़ किनारे जाकर छुप गया। इस विषय में जानकारी देते हुए बारेलाल ने बताया कि गुरुवार की रात लगभग 1 बजे कोठे में बंधी बकरियों द्वारा चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जिसके बाद हम सभी घर के लोग उठे और देखा कि बाघ बकरी को मारकर उसे कोठे से खींचते हुए ले जा रहा था। मगर हमारे चिल्लाने के बाद बाघ बकरी को छोड़कर वहां से भाग गया, मगर बकरी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद हमारे द्वारा इसकी जानकारी सरपंच व ग्रामीणों को दी गई। सरपंच द्वारा इसकी सूचना वारासिवनी वन अमले को दी गई। मौके पर पहुंची वन अमले की टीम ने पूछताछ के बाद पंचनामा कार्यवाही कर पीड़ित को मुआवजा देने की बात कही है। अच्छा, ये जो घटना हुई है रात में कितने समय हुई है, कैसी हुई है बताइए? 1 बजे। कितने टाइगर थे ऐसे? एक ही था। एक था? हाँ। और क्या घटना किया उसने आपके यहाँ पर? बस वो बकरी को पकड़ा उसने और हम उधर से आए और उसको इधर देखे तो वो चले गया, उधर पीछे हो गया। फिर पीछे होने के बाद हम वो मंडे के नीचे गए तो वो निकल के फिर ऐसा निकल गया। तो बकरी को मार दिया था उसने? हाँ, वो मार दिया। कहाँ चोट आई थी? गर्दन को पकड़ा है उसने। अच्छा। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम नांदगांव, सिर्रा, बोटेझरी, साउंगी में इन दिनों बाघ की दहशत ग्रामीणों में बनी हुई है। वहीं वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को रात के समय जंगल की ओर या सूने इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई है।
वारासिवनी नगरपालिका क्षेत्र में संचालित हो रही राइस मिलों पर संपत्ति कर बकाया होने के नाम पर नगरपालिका सीएमओ दिशा डहेरिया अपनी टीम के साथ संचेती राइस मिल में कार्यवाही करने पहुंची थी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बिसेन के आने की खबर लगते ही नगरपालिका सीएमओ अपनी टीम के साथ बिना कार्यवाही करे ही वापस बैरंग लौट गई, जो नगर में काफी चर्चा का विषय रहा। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व नगरपालिका में सामान्य परिषद की बैठक रखी गई थी, जिसमें बकाया संपत्ति कर वसूलने को लेकर चर्चा की गई थी, जिसके बाद नगरपालिका सीएमओ दिशा डहेरिया ने राजस्व वसूली को लेकर कड़ा कदम उठाया है, लेकिन अपनी टीम के साथ कार्यवाही करने पहुंची नगरपालिका सीएमओ को गौरीशंकर बिसेन के आने की खबर लगते ही वह बिना कार्यवाही करे उल्टे पैर वापस आ गई। बता दें कि इस समय नगरपालिका वारासिवनी आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जिसके चलते नगरपालिका को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यवाही के अचानक कुछ देर बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बिसेन संचेती राइस मिल पहुंचे, जहां आते ही उनका रौद्र रूप देखा गया। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं संचेती परिवार से मिलने आया हूं, मुझे यहां अपना कार्यालय खोलना है, इसलिए मैं यहां आया हूं। वहीं मुझे उनके द्वारा जानकारी मिली कि नगरपालिका सीएमओ द्वारा टैक्स वसूली को लेकर मिल सील करने संचेती राइस मिल आई थी। नगरपालिका किसी के ऊपर अनावश्यक कराधान नहीं कर सकती है। निर्माण वाले क्षेत्र में ही टैक्स वसूला जाता है। खाली जगहों में टैक्स लेने का किसी नगरपालिका को अधिकार नहीं है। किसी भी नगरपालिका को नियम के अधीन काम करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। नगरपालिका सीएमओ दिशा डहेरिया अपने प्रस्ताव को तुरंत वापस लें, नोटिस देना बंद करें। नगरपालिका किसी के ऊपर अनावश्यक कराधान नहीं कर सकता। जो निर्माण वाला क्षेत्र है उसका भी टैक्स ले सकते हैं। खुली संपत्ति पे कर को बढ़ाने का किसी नगरपालिका को अधिकार नहीं, और किसी नगरपालिका को नियम के विपरीत काम करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मेरा कड़ा विरोध है। सीएमओ अपने प्रस्ताव को वापस ले, नोटिस देना बंद करें, और पुरानी रिकवरी की जो उनकी व्यवस्था है, यदि नगर पालिका वारासिवनी घाटे में जा रही है तो इसके लिए हमारे यहाँ के रहने वाले दोषी नहीं है, उनकी अव्यवस्था दोषी है। उन्होंने अपने आर्थिक प्रबंधन पे ध्यान नहीं दिया, पैसे का सदुपयोग नहीं किया, पैसे का दुरुपयोग किया, उसका खामियाजा कि यहाँ की जनता भुगतेगी क्या? कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ।